मिस्टेकनली उसको ले लेते हैं और उसको दूसरे सेल्स तक ले जाते हैं। तो दूसरा सेल भी सेम फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है जो कैंसरस सेल्स परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह वो भी कैंसरस, उसकी जीन्स जो है उनमें भी वो भी कैंसरस हो जाती हैं, कैंसर काज करना स्टार्ट कर देती हैं। और वो सेल्स इस तरह से ये करता है, दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके तो अपने मटेरियल को बाहर मतलब रिलीज कर देते हैं, लेकिन ने तो ये कहा ना एक्सोसोम वेसिकल की फॉर्म में होते हैं, मेम्ब्रेन होती है उनकी, वो हाँ जी। मटेरियल को उठा के एक सेल से दूसरे सेल तक, तो तब वो सेल से जब बाहर जाएंगे मटेरियल को बस बाहर निकालेंगे, तो बाहर जाके फिर उनके गिर्द मेम्ब्रेन भी बनेगी कोई कि मेम्ब्रेन ऐसे। ऑलरेडी होती है वेसिकल्स, जब ये वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होते हैं, वेसिकल होता ही मेम्ब्रेनस है। जी ठीक है, तो ये वेसिकल जब एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगा, यही एक्सोसोम जो वेसिकल की फॉर्म में है, ये मेम्ब्रेनस ही है। ठीक है, जब ये दूसरे सेल तक जाता है तो ये पहले वाले सेल की, जिसके अंदर से ये मटेरियल लेकर आया था, ऑब्वियसली इसके पास सेल के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये उस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक, एक तो उसको मटेरियल देता है और साथ में वो इंफॉर्मेशन भी आप कह लें कि उस तक पहुंचा देता है जो पिछले जिस सेल से ये मटेरियल लेकर आया है। जी ठीक ठीक है। जी। और कल जो ट्यूसडे वाले दिन जो प्रैक्टिकल किया था उसमें जो स्टेन थे उनके बारे में बता दें कि कौन सा स्टेन साइटोप्लाज्म को करता है और कौन सा न्यूक्लियस को। अच्छा, उस प्रैक्टिकल में हमने कौन सा परमानेंट स्टेन यूज माउंट किया था? कौन सा स्टेन यूज किया था? कैनेडियन बाल्सम वाला था एक कनाडा जाइलो। बाल्सम स्टेन नहीं है, कनाडा बाल्सम माउंटिंग एजेंट है। मेरे ख्याल में हमने उसमें बोरेक्स कार्बाइन यूज किया था शायद। जी यही था। बोरेक्स कार्बाइन स्टेन यूज किया था। जो दूसरे स्टेन्स जिनका मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कह रही थी, वो योसिन है। ठीक है, और दूसरा हिमाटोक्सिलिन है। जो हिमाटोक्सिलिन है वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है, और जो इयोसिन है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। और जो आपने अभी बोला है बोरेक्स कार्बाइन वो बोरेक्स पूरे कार्बाइन, बोरेक्स कार्बाइन जो है ये किसी भी सेल को स्टेन कर सकता है, उसको उसके बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब ठीक है, पूरे सेल को वो। हाँ, जी। सेल को स्टेन करता है पूरे को, उससे उसके बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो माउंट करने के लिए कैनेडियन जो बाल्सम है वो मतलब कैसे हेल्पफुल होता है, वो क्या करेगा जिसकी वजह से माउंट हो जो जाएगा। कैनेडा बॉल्सम होता है वो सेल को लॉक कर देता है, परमानेंटली लॉक कर देता है। अगर आप वो जो आपने अपना माउंट तैयार किया है, जो अपनी स्लाइड प्रिपेयर की है, अगर आप उसके साथ कोई और फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं आफ्टर माउंटिंग विद कैनेडा बॉल्सम, तो आप वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कैनेडा बॉल्सम ऐड करने के बाद उसको अल्कोहल में रखते हैं, तो आपका सेल उस अल्कोहल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, या आप उसको स्टेन करते हैं तो वो स्टेन नहीं होगा। ये उसको परमानेंटली लॉक कर देता है, जहां तक आपने प्रोसीजर किया है आपका सेल परमानेंटली वहीं तक रहेगा। ठीक है। जी शुक्रिया। अब गोल्जी ऑपरेटस वाला बता दें इसके फंक्शन। गोल्जी ऑपरेटस का आपके मिड्स में शायद नहीं है इंक्लूड। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था साइटोस्केलेटन के लिए। जी वो भी बता दें। हम लोग साइटोस्केलेटन को देख लेते हैं, गोल्जी का हम फिर मिड्स के बाद एक लेक्चर में कर लेंगे। जी और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? मैम आपने जो 8th प्रैक्टिकल करवाया था, आपने ऐसे सिंपली बता दिया था, उसको एक बार दोबारा बता दे, उसकी समझ नहीं आ रही कैसे लिखना है। मियोसिस के बारे में था जो। यस मैम, लास्ट वाला जो था। लास्ट वाला मियोसिस का हमने बताया था, उसमें आपने प्रीपेयर्ड स्लाइड्स देखनी थी मियोसिस की।
ठीक है। उसमें आपने सिमिलरली जैसे माइटोसिस का इंट्रोडक्शन लिखा था, उसी तरह से मियोसिस का लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेजेस। ठीक है। स्टेजेस में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको आपने थोड़ा सा डिफाइन करना है बीच में 2-3 लाइनों में। उसके बाद आप उसकी मटेरियल लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखेंगे। मटेरियल में आपने लिखना है अपनी जो स्लाइड यूज़ कर रहे हैं, जो प्रिपेयर्ड स्लाइड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस की। ठीक है। आपने उन स्लाइड्स का लिखना है, माइक्रोस्कोप लिखेंगे आप साथ में। फिर प्रोसीजर में आप मेंशन करेंगे कि आप माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर आप प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को जो है वो स्टेज पे सेट करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट स्लाइड्स को जिसमें मियोसिस की वेरियस स्टेजेस हैं। ठीक है। और हर स्टेज उस स्लाइड में जो भी स्टेज आप देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको आप अपने पास नोट करते जाएंगे। ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन वाला आपका ब्लैंक वाला पेज है, वहाँ पे आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस की। एक ही डायग्राम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग हर स्टेज की डायग्राम होगी उसमें। ठीक है। अगर वो प्रोफेज पे है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी तरह मियोसिस 2 की। मैम वो जो जाइगोटीन और पेकाइटिन है वो भी साथ ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स? नहीं, वो आप ड्रॉ ना करें, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है प्रिपेयर्ड स्लाइड्स में। अगर आपको वहाँ आप क्लियरली कर सकते हैं तो, वरना जो प्रोफेज 1 है उसी में सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, यही वाले जो पेकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन वगैरह के हैं। ठीक है। ये प्रोफेज 1 में ही हो रहे होते हैं, तो अगर आप इसको प्रोफेज 1 में मेंशन कर सकते हैं क्लियरली तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मेंशन नहीं कर सकते तो आप अलग अलग उनकी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ओके मैम, थैंक यू। और प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके वो मिड्स के साथ नहीं होंगे, वो होप्स हो के वो टर्मिनल्स के भी बाद हों, फाइनल्स के बाद। ठीक है। अभी आपके सिर्फ मिड्स के पेपर होंगे जो भी ऑनलाइन होंगे नेक्स्ट वीक। आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मिड्स के साथ नहीं हो रहे, वो आपके फाइनल के बाद होंगे शायद। अभी उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो मिड्स के साथ, सॉरी, फाइनल के साथ होंगे या फाइनल के बाद होंगे, लेकिन वो मिड्स के साथ नहीं है। ठीक है। आप लोग अपने पास स्लाइड्स खोल लें साइटोस्केलेटन की, उसको हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुई वहाँ पे हम रुक के उसे डिटेल में देख लेंगे। साइटोस्केलेटन बेसिकली है क्या चीज? हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। साइटोस्केलेटन बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क है, आप नेटवर्क कह लें, जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको उसकी शेप बनता है, अंदर जितने भी मूवमेंट हो ऑर्गेनेलिटी उनको उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। ये पूरा फ्लेक्सिबल सेलुलर फ्रेमवर्क है सेल के अंदर। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट करवाता है, उसके अलावा सेल से बाहर अगर कोई मटेरियल लेकर जाना है तो उसमें भी हेल्प करता है। अब बेसिकली हमने इसके 3 पढ़े थे पार्ट्स। आपने अपने पास स्लाइड्स खोल ली हैं? मैं स्लाइड शेयर नहीं कर रही, मेरे मोबाइल में स्लाइड्स नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से कर रही थी, क्लास ले रही थी। यस मैम, ओपन कर लिए। ठीक है। अब इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं जो साइटोस्केलेटन के। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ सेल के अंदर। आप जिस तरह से कोई घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उस बिल्डिंग को आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आप कह लें, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सरिया लगाया जाता है, ईंटें लगाई जाती हैं। ठीक है। उस दीवार के अंदर पूरा एक उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में उसको एक शेप आ जाती है, और वो चीज़ आप कह लें कि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
ठीक है, उस तरह से ये पूरा फ्रेमवर्क है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अगर सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है या सेल से बाहर मटेरियल ने मूव करना है, तो ये उसको फ्लेक्सिबली मूव करवाता है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो कोई मटेरियल हो या वो कोई आप कह लें ऑर्गेनेली हो। ठीक है, जैसे आपने अभी वेसिकल की बात की थी, एक्सोसोम की बात की थी, तो वेसिकल की जो मूवमेंट होती है, जो सेल से बाहर उसने मूव करना है, उसमें भी सेल ये साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी हमने इसके 3 मेजर जो पार्ट्स हैं वो देखे हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें माइक्रोफिलामेंट होता है, जो सबसे छोटा आप कह लें या सबसे थिन होता है ये। ठीक है, इसकी थिकनेस अगर आप देखें तो ये बाकी दोनों कंपोनेंट से थिन होता है, अबाउट 7 नैनोमीटर तक। और इसमें जो मेन यूनिट होती है जिससे ये मिलकर बना होता है प्रोटीन यूनिट, वो इसमें एक्टिन होती है। ठीक है, यानी एक्टिन फिलामेंट जो है वो आपस में बाइंड हुई हुई होती है एक दूसरे के गिर्द। जिस तरह से आप कहते हैं कि नेकलेस को आप रोल करते हैं, तो वो एक पूरा आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको माइक्रोफिलामेंट उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन में। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो दोनों के इन बिटवीन होता है, उसकी थिकनेस थोड़ी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अबाउट 10 नैनोमीटर। और इसमें कोई एक प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसमें ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हम कहते हैं प्रोटीन्स का, कि इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं और ये डिपेंड करता है इसके फंक्शंस पे। इसलिए जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, जो थिक है। ठीक है, 25 नैनोमीटर थिकनेस होती है इसकी। और ये जो जिस प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसे ट्यूब्यूलन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, उसी ट्यूब्यूलन प्रोटीन की 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा ट्यूब्यूलन और बीटा ट्यूब्यूलन। वो दोनों मिलके बनाती हैं इसको सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है, तीनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं सेल के अंदर। जो तीनों के कंबाइन फंक्शन आप कह लें, तो तीनों का मेन फंक्शन ये होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को और उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट और इसकी मेंटेनेंस ऑफ शेप जो है, ये तीनों के कंबाइन फंक्शंस हैं। इसके अलावा हर एक का अपना डिफरेंट फंक्शन भी है सेल के अंदर। अगर आप माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सेल के अंदर की जितनी मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल के अंदर आप कह लें कि जैसे साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म मूव करता है, वो माइक्रोफिलामेंट करवा रहा होता है उसकी मूवमेंट। ठीक है, उसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज मूव करती हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वेसिकल कोई सेल के अंदर मूव कर रहा है, तो उस वेसिकल को भी ये मूव करवाता है माइक्रोफिलामेंट। उसके अलावा जो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो भी यही एक्टिन फिलामेंट उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और एक्टिन अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये जो मायोसिन होती है साथ में, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों का इंटरेक्शन होता है और इन दोनों के इंटरेक्शन के साथ मूवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन मायोसिन जो है, मायोसिन प्रोटीन, वो इसका हिस्सा नहीं होती साइटोस्केलेटन का, बल्कि वो मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके साथ बाइंड होती है, उसका पार्ट आप कह लें कि उसमें एम्बेडेड होती है मायोसिन। तो ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये उस मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करता है और मूवमेंट करवाता है ऑर्गेनेलिज की या साइटोप्लाज्म की या सेल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, जैसे अगर आप अमीबा को या देखते हैं, उसके जो सूडोपोडियल मूवमेंट है, उसका जो सूडोपोडिया के थ्रू वो मूव करता है, तो वो सूडोपोडियल मूवमेंट जो है वो भी एक्टिन करवा रहा होता है, उसमें भी एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व होता है। अगर आप इसके फंक्शन को आप देखें कि किस तरह से मूव करता है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ मायोसिन फिलामेंट होता है। ठीक है, मायोसिन का जो कह लें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होती है सेल मेम्ब्रेन में। और एक्टिन फिलामेंट जो है वो खुद मूव नहीं करता, बल्कि मायोसिन उसके साथ बाइंड करके उसको ड्रैग करवाता है अपने ऊपर। ठीक है, जो ड्रैगिंग मूवमेंट होती है उस तरह से ये मूव करता है बाय यूजिंग मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, मूवमेंट जब भी होगी उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो ये यूज करेगा। क्लियर है? समझ आ रही है इस चीज की? यस मैम।
रिएक्टिन फिलामेंट जो है इसकी मूवमेंट हमेशा ड्रैगिंग मूवमेंट होती है और ये मायोसिन के साथ बाइंड करके मायोसिन इसको मूव करवाता है, अपने ऊपर ड्रैग करवाता है। ठीक है। अब अगर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखते हैं तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में हमने कहा कि इसमें हेट्रोजेनस प्रोटीन्स होती हैं। ये किसी एक प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता बल्कि हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है? सेल की शेप को मेंटेन रखना। ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन करना तीनों का एक आप कह लें कंबाइंड फंक्शन है। अब इसका जो स्पेशल फंक्शन है जो सिर्फ इंटरमीडिएट फिलामेंट सॉरी इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो क्या है कि ये ऑर्गेनेलिस की जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। अब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, जैसे आपका एक गोल्जी अपरेटस है या माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई भी आपकी ऑर्गेनेली है तो उसने सेल के अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट डिसाइड करता है। डिसाइड मीन्स कि उसको उतनी स्पेस प्रोवाइड करता है, वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता या उससे ज़्यादा स्पेस नहीं ले सकता। ठीक है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है ना सेल के अंदर, तो ये इतनी ही स्पेस देगा उसको, उसकी स्पेस ऑर्गेनेली ने कितनी ऑक्यूपाई करनी है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेल टू सेल जंक्शन होता है, जैसे कोई भी टिश्यू जब बनता है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनता है, तो उस टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है उसको भी ये डिटरमिन करता है। ये किस तरह से अब डिटरमिन करता है कि ये सेल टू सेल जंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल के साथ जब जुड़ा हुआ होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू इंटरेक्शन होती है। समझ आ रही है? हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे आप स्किन सेल्स को लेते हैं तो एक पूरी लेयर होती है स्किन के ऊपर। ठीक है, तो वो लेयर जो पूरी स्किन सेल्स की बन रही होती है ऑब्वियसली उसमें सेल टू सेल जंक्शन होता है, सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमने पढ़ा कि उनकी थिकनेस जो है वो इन दोनों से माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से ज़्यादा है। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक ही प्रोटीन है ट्यूब्यूलन प्रोटीन, उसकी दो सब यूनिट्स हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट, उससे मिलकर बनते हैं और ये बिल्कुल हॉलो होते हैं दरमियान से और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल होते हैं और जब अल्फा और बीटा सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है, जब इनकी पेयरिंग होती है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम डायमर कहते हैं। ठीक है, यानी डायमर क्या चीज़ है? ये अल्फा और बीटा सब यूनिट की पेयरिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहा जाता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका हमने फंक्शन पढ़ा था, इसके वाइड रेंज फंक्शन होते हैं और किसमें ये इन्वॉल्व होता है? बेसिकली सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेल डिवीजन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है? इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने सेल डिवीजन में इसकी डिफरेंट पढ़े थे, सेंट्रियोल से ये रिलीज होते हैं और इनके वेरियस फंक्शंस होते हैं। कहीं पे ये एस्टर बना रहा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड करके उनकी सेपरेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जब सेल की सेपरेशन होनी होती है तो वहाँ पे भी ये प्लेट बनाता है दरमियान में और सेल को सेपरेट करता है। तो इसके अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो डिफरेंट हैं फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब अगर हम इसकी असेंबली देखें कि ये बनता कहाँ पे है, तो बेसिकली न्यूक्लियस के पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होता है। ठीक है, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है उसका क्या फंक्शन है कि उसने माइक्रो ट्यूब्यूल्स को अरेंज करवाना है, उन्हें सिंथेसाइज करना है और वहाँ पे असेंबल करना है। ठीक है, असेंबल करके आप कह लें कि वो स्टोर हाउस है बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली होती है और जहाँ पे ज़रूरत होती है इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। अब सेंट्रोसोम बेसिकली जो सेंटर है यहाँ पे सेंट्रियोल्स बनते हैं।
वही सेंट्रियोल जिनको आपने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि वो क्रोमोसोम की सेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दो अलग चीजें हैं। सेंट्रोसोम बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल जो है वो कॉम्बिनेशन आप कह लें माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन को या कहा जाता है सेंट्रियोल। समझ आ रही है? मैम ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेंट्रोसोम नहीं बनाते हैं? जो सेंट्रियोल है वो अलग है और सेंट्रोसोम अलग है। इन दोनों को आप कंफ्यूज ना करें। सेंट्रोसोम जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। ठीक है, और सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल्स होते हैं। यानी सेंट्रोसोम एक रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास ये एक रीजन है जहाँ पे डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है आपस में मिलके सेंट्रियोल बनाते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर आप कह लें कि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो रीजन है जहाँ पे सेंट्रियोल असेंबल होंगे या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम रीजन है, जबकि सेंट्रियोल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पूरा सेट है। ओके मैम। ठीक है, अब इनके अगर फंक्शन देखते हैं तो ऑब्वियसली इसका एक मेन फंक्शन है जो मूवमेंट करवाता, सेल की शेप और उसकी उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जिसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट थी, जैसे हमने पहले पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट भी करवाता है, उसी तरह से ये भी सेल के अंदर मूवमेंट करवाता है, डिफरेंट मटेरियल की भी और ऑर्गेनेलिज की भी। ठीक है, उसके बाद ये इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन में। जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन हो रही होती है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ये उसके काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर होता है, सेंटर होता है, उसके साथ ये बाइंड करता है और दोनों क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है कि ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे जो छोटे आप देखते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लैजेला हो, सॉरी, जो मूवमेंट के ऑर्गेनेलिज होती हैं जैसे फ्लैजेला और सीलिया होते हैं, उनके मूवमेंट में भी माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला और सीलिया की मूवमेंट में। अभी हम आगे देखेंगे फ्लैजेला और सीलिया की मूवमेंट को भी कि किस तरह से होती है। पहले आप माइक्रोट्यूब्यूल का अगर फंक्शन देखें, ये मुझे मेरे ख्याल में किसी ने डायग्राम भी छुट्टियों में भेजी थी कि इसको ये क्या है, पता नहीं अब आपके सेक्शन में से किसी ने भेजी थी या दूसरे में। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे आपने किसी ऑर्गन सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट को चेक कर रहे हैं कि किस तरह से वो मूवमेंट हो रही है। जैसे वेसिकल्स जो है ये मटेरियल एक ऑर्गेनेलिस से दूसरी तक लेकर जाते हैं, तो वो किस तरह से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि काइनेसन प्रोटीन है। अब काइनेसन प्रोटीन क्या है? इसे आप मोटर प्रोटीन भी कहते हैं, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये काइनेसन प्रोटीन जो होती है ये वेसिकल के साथ बाइंड होती है। सॉरी, वेसिकल जो है और काइनेसन प्रोटीन ये दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं थ्रू काइनेसन रिसेप्टर। ठीक है, अब वेसिकल थ्रू काइनेसन प्रोटीन बाइंड करेगा माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल खुद मूव नहीं कर रहा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल खुद मूव नहीं करता, बल्कि वेसिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर मूव करते हैं। जैसे ड्रैगिंग मूवमेंट आपने एक्टिन फिलामेंट की देखी थी, उस तरह यहाँ पे ड्रैगिंग मूवमेंट जो है वो मटेरियल की होती है। वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट खुद मूव कर रहा था, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल खुद मूव नहीं करते, बल्कि वेसिकल या जो भी ऑर्गेनेली मूव करना है जिसने, वो मूव करेगी। ठीक है, काइनेसन प्रोटीन जो है वो मोटर प्रोटीन है, उसका काम ही मूवमेंट में है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है कि वो मूवमेंट करवाती है वेसिकल्स की। वो जब माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करती है तो वो एटीपी के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और ड्रैग करती है ओवर द माइक्रोट्यूब्यूल। उसका पहले एक इसके दो होते हैं कंपोनेंट्स काइनेसन प्रोटीन के, उसका पहले एक कंपोनेंट ड्रैग करता है और उसके पीछे दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, इस तरह से वो पूरे माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मूव करते हैं बाय यूजिंग एटीपी एज एन एनर्जी मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है,
अब हमारे जो इसके साथ नेक्स्ट आप कह लें टॉपिक है वो सेंट्रियोल है। अभी आपने पीछे पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर सेंट्रोसोम को, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, रीजन है ये न्यूक्लियस के साथ, वहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स की असेंबली होती है। और सेंट्रियोल हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 1 पेयर पर सेल होते हैं ये, ठीक है। एक सेल में सिर्फ एक पेयर होता है सेंट्रियोल्स का। अगर आप सेंट्रोसोम को देखें या माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को देखें तो वो नॉन मेम्ब्रेनस रीजन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नियर न्यूक्लियस। लेकिन जो सेंट्रियोल्स हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबलेज आप कह लें, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली या उनका जो कलेक्शन है उसे हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। अब सेंट्रियोल जो होते हैं बेसिकली ये 1 पेयर पर सेल होते हैं। और ये 1 पेयर पर सेल आपने देखा भी था, जिस टाइम पे सेल डिवीजन होनी होती है उस टाइम पे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। नॉर्मली ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिवीजन होनी होती है उस टाइम पे ये सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं ताकि सेल डिवीजन हो सके, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स को अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करवा सके। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं बेसिकली ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये 3-3 की फॉर्म में होते हैं और ये टोटल 9 होते हैं। यानी कि आप कह लें 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंटर। यानी आप कह लें कि दरमियान से ये हॉलो व्हील की फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो इनका सेंटर होता है वो बिल्कुल हॉलो होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। और जो स्पोक्स होते हैं, ठीक है, स्पोक्स क्या है बेसिकली, स्पोक्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो सके, फॉर्मिंग अ हॉलो सिलेंडर। बिल्कुल हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं लेकिन इनका जो सेंटर है वो बिल्कुल हॉलो होगा और जिस तरह व्हील होता है राउंड होता है उस तरह से ये 9 ट्रिपलेट्स अरेंज होते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। सेंटर इनका बिल्कुल हॉलो है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है और यही ट्रिपलेट्स जो हैं ये अरेंज होके हॉलो सिलेंडर बनाते हैं जिसे हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सेंट्रियोल था। अब आप नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसमें आपने देखा सीलिया और फ्लेजेला की मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अब सीलिया और फ्लेजेला की मूवमेंट में ये किस तरह से हेल्प करता है? सीलिया और फ्लेजेला दोनों बेसिकली मूवमेंट के लिए की ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। दोनों का क्या फंक्शन है कि ये सेल की मूवमेंट करवाती हैं। जब सेल आप कह लें कि स्टेशनरी फेज पे होगा, जब वो इमोबाइल फेज पे होगा, वो मूव नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे इनका क्या फंक्शन है कि ये सेल के ऊपर जितनी भी मटेरियल की मूवमेंट होती है, ऑब्वियसली वो सेल पानी के अंदर है, ठीक है। तो उसके ऊपर जितनी भी मूवमेंट होगी वाटर की या मटेरियल की, उसमें हेल्प करता है सीलिया और फ्लेजेला, ठीक है। दोनों के मूवमेंट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो सीलिया होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं? सीलिया की मूवमेंट हमेशा वेव्स की तरह होती है, ठीक है। जैसे आप ओशियन में देखते हैं कि वेव्स ऊपर नीचे मूव करती हैं और उन्हीं वेव्स के ऊपर अगर कोई बोट है, ठीक है, तो वो उसकी मूवमेंट भी उसी तरह से वेव लाइक होगी। तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट है ये सीलिया की होती है, लेकिन जो फ्लेजेला होता है इसकी मूवमेंट का डिफरेंट तरीका होता है। ये हमेशा प्रोपल्शन के थ्रू मूवमेंट करता है, यानी ये पूरे सेल को प्रोपेल करता है जिस तरफ भी मूव करना होता है, जो जो इसका कह लें कि डेस्टिनेशन है उस तरफ ये मूव करवाता है सेल को थ्रू प्रोपल्शन, ठीक है। ऑल्दो दोनों की मूवमेंट डिफरेंट तरीके से हो रही होती है, दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है। इनका अगर साइज देखा जाए तो साइज में भी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स सीलिया जो है वो छोटा होता है देन फ्लेजेला, लेकिन इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, दोनों का सेम फंक्शन है, दोनों ने सेल को मूव करवाना है आइदर प्रोपल्शन और द वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है।
अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें एक्सोनीम होता है। एक्सोनीम और सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आपने इन दोनों के डिफरेंस को याद रखना है। एक्सोनीम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस है? सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स थे, ठीक है, लेकिन एक्सोनीम में डबलेट्स होते हैं। उसमें 9 ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पे 9 डबलेट्स हैं इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ डबलेट होंगे और 9 पेयर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि उसका सेंटर हॉलो था। सेंट्रियोल का जो सेंटर था वो हॉलो था, लेकिन जो सीलिया और फ्लैजेला है, इनमें जो एक्सोनीम की स्ट्रक्चर है उसका सेंटर हॉलो नहीं होता, बल्कि उसमें भी पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है। आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और मुझे ऐसे लग रहा है मैं खुद ही बोलती जा रही हूँ। नो मैम, आ रही है समझ। नो मैम, समझ आ रही है। इसके अलावा इसमें एक जो मेन फंक्शन है वो प्रेजेंस ऑफ डाइनिन आर्म है। अब डाइनिन क्या है? डाइनिन बेसिकली प्रोटीन है जो हेल्प करती है फ्लैजेला और सिलिया की बेंडिंग में और मूवमेंट में, ठीक है। अब हर एक जो आप कह लें जो डबलेट होता है, हर डबलेट के पास एक पेयर ऑफ डाइनिन आर्म होता है, ठीक है। जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उनके पास 2 डाइनिन आर्म्स होंगे एक्सोनीम में, लेकिन सेंट्रियोल में ये प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि सेंट्रियोल बेंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सोनीम है ये बेंडिंग भी करवाता है, आइदर वो प्रोपल्शन कर रहा हो या वो वेव लाइक मूवमेंट कर रहा हो तो उसमें बेंडिंग होती है। तो उस बेंडिंग के लिए जो डाइनिन आर्म है, एक डबलेट की डाइनिन आर्म जो है वो अपने साथ जो दूसरा डबलेट होता है, जो नेबरिंग डबलेट है, उसके डाइनिन आर्म के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है, और उसकी बेंडिंग करवाता है फ्लैजेला या सीलिया की, ठीक है। अगर आप सीलिया और फ्लैजेला को देखें तो उनकी बेस जो होती है, बेस की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के जैसे, यानी उसमें भी ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और उनका सेंटर हॉलो होता है। अगर आप इसकी बेजल बॉडी देखते हैं, बेजल बॉडी वो स्ट्रक्चर है या वो रीजन है जहां से सीलिया या फ्लैजेला सेल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो बेजल बॉडी की स्ट्रक्चर सिमिलर है सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की तरह, यानी इनका सेंटर भी हॉलो है, इनके साथ कोई डायनेनाम नहीं है और इसकी ट्रिपलेट्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। लेकिन जो एक्सोनीम है उसमें डबलेट है, उसके साथ डायनेनाम्स अटैच हैं और सिमिलरली ये भी सेंटर व्हील लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, यानी सेंटर के इर्द गिर्द अरेंज हुए होते हैं। अब ये जब भी मूवमेंट होती है, बेंडिंग मूवमेंट होती है, सिलिया या फ्लैजेला ने बेंड करना होता है, डायनेनाम आपस में पेयरिंग करते हैं, तो उस टाइम पे उस बेंडिंग के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज करते हैं ताकि अपने मूवमेंट को वो जो सेल है उसकी मूवमेंट को करवा सकें, अपने जो भी उनकी डेस्टिनेशन है वहां तक लेकर जा सकें सेल को, या पूरे जो भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मूव करवा सके। क्लियर है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी जी बोले। मैम, आपने स्पोक के बारे में क्या बताया? स्पोक बेसिकली रेडिएट होते हैं सेंटर से, ठीक है। जैसे आप व्हील को देखते हैं, जो गाड़ी के टायर होता है, आप उसको देखें तो उसके आपको सेंटर से वो स्पोक नजर आते हैं जो व्हील के पेरिफेरी तक गए हुए होते हैं, ठीक है। उन स्पोक का क्या फंक्शन होता है कि ये जो इनकी स्ट्रक्चर है, रेगुलर इनकी राउंड स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन रखे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे भी स्पोक का सेम फंक्शन है। ये स्पोक सेंटर से रेडिएट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को सेंटर तक अरेंज करवाते हैं ताकि मूवमेंट के दौरान ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये अपनी जगह ना छोड़ सके। इनकी जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो राउंड स्ट्रक्चर है इनकी, व्हील लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रह सके, ठीक है। ये भी एक कह लें कि फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट के लिए और उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है?
यस मैम। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो स्टेन करते हैं वो एक दफा नाम बता दें। क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी। साइटोप्लाज्म को जो स्टेन केमिकल नाम बताया था स्टेन ना करते आपने। हैं, हेमाटोक्सिलिन है और इयोसिन स्टेन है। आप गूगल भी कर ईओसी लें, आराम से आपको मिल जाएगा। इयोसिन, EOSIN और हेमाटोक्सिलिन। जी शुक्रिया। समझ लेक्चर में आ से अगर समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?